नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज की जो बड़ी बहस है, वो बड़ी बहस जो इन दिनों पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ी चर्चा में है। एक चरण का चुनाव हो चुका है 152 सीटों पर, और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है 29 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार कैसा चल रहा है? इस समय बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कौन कौन से बड़े नेता हुंकार भर रहे हैं? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी भी गए थे प्रचार के लिए। सीपीएम की तरफ से भी ज्यादातर रैलियां छोटी छोटी हो रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में कहां कहां पर चुनाव है? भौगोलिक रूप से अगर देखें तो ये किधर का इलाका है? क्योंकि उत्तर बंगाल में मोटे तौर पर चुनाव हो चुका है, 152 सीटों पर पूरा चुनाव उत्तर बंगाल में भी, और दक्षिणी बंगाल के भी कुछ हिस्सों में हो चुका है। लेकिन कुछ हिस्सा बाकी है जहां 142 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन दूसरे चरण में पलड़ा किसका भारी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी जानने के क्रम में सीएम ममता बनर्जी की कुछ अजीब अजीब सी तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कल की बात है, कल वो अपने भवानीपुर में एक रैली को छोड़कर चले गए। बोले बीजेपी वाले सामने से बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कल रैली करूंगी। तो क्या इस तरह की जो तीखी प्रतिक्रिया है वो भी कुछ संकेत दे रही है? और ये पड़ताल करेंगे कि दूसरा राउंड किसका है पश्चिम बंगाल में। इसी विषय पर, बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस और समझने की इसको कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले प्रचार कैसा चल रहा है, नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको दिखाते और सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से पश्चिम बंगाल में, और वहां पर वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बनगांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनका रोड शो भी है आज, अब से कुछ ही देर बाद। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में तृणमूल कांग्रेस का अहंकार चकनाचूर हो गया और अब दूसरे चरण में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसी अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 15 साल पहले मां माटी मानुष कहकर सत्ता में आई थी टीएमसी, और अब ये शब्द नहीं निकलती ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के मुंह से। पीएम ने कहा कि टीएमसी के गुंडाराज में छोटे से छोटा नेता भी खुद को सरकार ही समझता है। 5 साल पहले टीएमसी मां माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी। लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि भाजपा की सरकार राज्य में बनने पर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसे लोगों को 29 अप्रैल से पहले ही खुद ही हिंदुस्तान छोड़ देने की चेतावनी भी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज
आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। तो ये अपने प्रधानमंत्री की हुंकार सुनी जो वो वहां पर वो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया, क्यों मैं ये कह रहा हूं दावा किया, वो आप लोग समझ जाएंगे। उन्होंने कहा वो संवैधानिक पदों का सम्मान करती है, लेकिन उन पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कल एक बात और जो अभी हमने आपको शुरुआत में कही कि क्या पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है वो भी कुछ बता रही है क्या, क्योंकि कल एक रैली थी वहां सामने में उन्होंने कहा बीजेपी वाले बड़े शोर कर रहे हैं, आज मैं जा रही हूं रैली छोड़कर, कल आपकी रैली को संबोधित करूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। ये दोनों ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आप पहले देख लीजिए। बहुत मोहब्बत है आपके लिए, आप अच्छा रहे, सुस्त रहे, और आप ज्यादा घूमिए, आपको देख के वोट आउट चला जाएगा कि आपने सब वोट काट दिया ना, बांग्ला को बेइज्जत किया, अत्याचार किया। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে, আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন, এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। সামনে চিৎকার করছি যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো, আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। तो ममता बनर्जी की दो प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। एक जगह पर वो कह रही थी, जो सीधे सीधे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रही थी, कह रहे थे कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये भी कह रही थी कि मैं संवैधानिक संस्थाओं और पदों का सम्मान करती हूं। पश्चिम बंगाल से कैसी कैसी तस्वीरें आई वो हमने देखी हैं। खैर, उनका दावा था ये। और दूसरी रैली भवानीपुर की थी, जहां पर सामने से बीजेपी की भी रैली हो रही थी। तो ममता बनर्जी ने कहा बहुत शोर हो रही है, मैं माफी मांगती हूं, जा रही हूं मैं माइक छोड़ करके, कल करूंगी रैली। ये कल की घटना है। तो क्या ये प्रतिक्रिया भी अपने आप में कुछ कहती है, इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन बहरहाल आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी गुंडा आपको हमारी सरकार बनने के बाद नजर उठा के देख नहीं पाएगा। भाजपा सरकार बना दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दिल्ली कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर करें। भाइयों बहनों, ये दीदी याद बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करिए, कोर्ट में जाएंगे तो दीदी क्या करे, गुंडों के गले में फूलमाला डाले। अब बता दो जरा बंगाल की जो
गुंडों को फूलमाला डालो। दीदी, फूलमाला हम बंगाल की माता बहनों के लिए रिजर्व रखेंगे, गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को एक तरह से जवाब भी दे दिया, क्योंकि इस बार अमित शाह के भाषणों में यह बार बार सुनाई पड़ रहा है कि उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। इसी पर ममता बनर्जी ने कहा था कि केस कर दूंगी, तो उन्होंने कहा तो फिर सीधा ना करें लटका करके, तो क्या उनको फूलमाला पहनाएं हम? बहरहाल ये जुबानी जंग चल रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से कहूंगा गलत रास्ते पर मत जाओ, तृणमूल कांग्रेस के साथ रहो। बीजेपी को अगर आने वाले दिनों में जरा सा भी मौका मिला तो ये लोग बंगाल को जला देंगे। तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ, इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होंगे। বলবো ভুল পথে যাবে না, তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকো। বিজেপি যদি আগামী দিন এতটুকু সুযোগ পায় বাংলাকে জ্বালিয়ে দেবে এরা। আজকে তো লাইনে দাঁড় করাচ্ছে, কালকে বলবে বাড়ি থেকে বেরোলে বিজেপির পারমিশন নিয়ে বেরোতে হবে। टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ। जबरदस्त दूसरे चरण के प्रचार में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे दूसरे चरण के प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा कि टीएमसी गुंडों के लिए काम करती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कह भले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यही राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ ही बैठेंगे। को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। अब राहुल जी देखिएगा कुछ दिन बाद वही ममता दीदी के साथ बैठेंगे, तो इन लोगों का इंडिया अलायंस टूट गया, हमारा तो कोई अलायंस नहीं है। और दीदी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। आज तो राहुल बाबा कभी एक आंदोलन करते हुए नजर आए, कभी एक विषय के लिए बोलते चुनाव आता है, तो ये जो शॉर्ट पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इससे पश्चिम बंगाल की जनता कुछ नहीं रहा। तो जिस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल में, यह कहना मुश्किल है कि ज्यादा गर्मी किस चीज की है। मौसम में गर्मी है या फिर चुनावी राजनीति और प्रचार में गर्मी पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। आज राष्ट्रमंच में इन्हीं चीजों की पड़ताल करेंगे और साथ में यह भी कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी। लेकिन पहले कुछ सवाल आपको बता देते हैं राष्ट्रमंच में हम जिसकी करेंगे पड़ताल। पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में कैसा चल रहा है दूसरे चरण का चुनावी प्रचार? कुछ दृश्य हमने दिखा दिया, आगे बताएंगे। दूसरा सवाल, पीएम मोदी समेत कौन कौन से बड़े नेता इस दौर में भर रहे हैं हुंकार सभी तरफ से। तीसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में कहां कहां पर दूसरे चरण में चुनाव हैं, ये लगातार आपको हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। चौथा सवाल, जो मूल सवाल है कि दूसरे चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। पहले चरण से कुछ संकेत मिले भी हैं और इसी से जुड़ा पांचवा सवाल और अंतिम सवाल है, क्या ममता बनर्जी की जो तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिस तरह की, वो कुछ इशारा कर रही हैं, कुछ बता रही हैं वो? इन्हीं चीजों की आज हम करेंगे पड़ताल, इन्हीं सारे सवालों के। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। एकदम गर्मी में लगता है कुछ ड्रिंक ले रहे हैं, एकदम ठंडा ठंडा सा। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी, जो बिल्कुल कोलकाता महानगर के जो हैं संपादक हैं, राष्ट्रीय महानगर के संपादक कोलकाता में हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों चीजों की गर्मी बताएंगे। मौसम की गर्मी कैसी है और चुनावी राजनीति और प्रचार की गर्मी कैसी है। साथ में मैडम सोफिया खान जी, राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाली। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले प्रकाश सर, आप ही के पास। कोलकाता में इन दिनों सर मौसम वाली भी गर्मी जबरदस्त पड़ रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, और चुनाव प्रचार की गर्मी के कुछ अंश तो हम बता ही चुके हैं अपने दर्शकों को। आप भी जरा बता दीजिए, दूसरे चरण में 142 सीटें हैं। अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो पहले चरण के मुताबिक बड़ा छोटा इलाका है
ये मैं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहूं तो शायद आधा पड़ेगा, लेकिन सीटें 142 प्रकाश सर, और ये वो चरण है जहां पर टीएमसी मजबूत मानी जाती है पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखते हुए। नमस्कार सर, नमस्ते। और सभी पैनलिस्ट और दूरदर्शन के दर्शकों को नमस्कार। राष्ट्र मंच का मंच दूरदर्शन का बहुत ही प्रभावशाली मंच है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। आप अक्सर जुड़ते रहते हैं पश्चिम बंगाल के दर्शकों के लिए। मेरा सौभाग्य है। जी जी जी। और सबसे पहले आपने तापमान शब्द का प्रयोग किया। राजचंद जी, पश्चिम बंगाल का तापमान, यूं भी मौसम का तापमान भी भारी है, नेताओं के दिमाग का पारा भी भारी है। बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख 29 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पारा जो है निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल की फिजा में एक पुराने गाने की लाइन तैर रही है कि चलो एक बार अजनबी बन जाए हम। आए है, क्या बात है, क्या बात। उम्मीद रखो दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज न। गुरुदेव ने भी ऐसा कुछ मिलता जुलता कहा था, एकला चलो रे, एकला चलो रे, यदि तुम्हारा डाक सुने के ना आशे एकला चलो रे। देखिए, 15 वर्षों के शासन के बाद में मौका मिला ममता बनर्जी को बहुत कुछ करने का, वो कर नहीं पाई। कल रात की भवानीपुर की घटना को भी आप देखें तो उनका फ्रस्ट्रेशन आता है। और मैं कुछ इस बातों को 2021 की घटना से जोड़ना चाहूंगा, जब शुरुआत में नारा दिया गया था खेला होबे। 5 वर्ष तक ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में सिर्फ खेला किया। खेला के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, भेदभाव हुआ और लोगों को डराने का काम हुआ। पश्चिम बंगाल में विकास की कोई भी लहर नहीं चली। और अंतिम दौर में ममता बनर्जी जो है कहीं न कहीं कोई इमोशनल कार्ड खेलती हैं। कल रात को उन्होंने, कल शाम को भी भवानीपुर में जो घटना हुई, देखिए ये कौन सही है कौन गलत है, लालचंद जी ये तो डीओ बताएंगे। और पश्चिम बंगाल के जो सीईओ है मनोज अग्रवाल, उन्होंने डीओ से रिपोर्ट तलब की है, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत। लेकिन ममता बनर्जी की जो खींच है, वो खींच पहले चुनाव आयोग पर रही, वो खींच जो विरोधी पार्टियों पर भी रहती है। और मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी ने 15 वर्षों तक राज किया हो, 100 से अधिक स्कीम्स दी हो, बड़े बड़े दावे किए हो, उसके बाद अगर उनकी खींच चुनाव पे निकल रही है, उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा ममता बनर्जी जब धर्मतल्ला में धरना दे रही थी एसआईआर के खिलाफ, उन्हीं की पार्टी एक महिला एमएलए जो उम्र में ममता बनर्जी के बराबर की रही है जी, जब वो प्रणाम करने ममता बनर्जी को जाती है, ममता बनर्जी उन्हें झिड़क देती है भरे मंच पर हजारों लोगों की उपस्थिति में। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मंच पर उन्हीं के पार्टी के लोग आते हैं तो ममता बनर्जी जो है उन्हें खींच करके हटा देती हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ममता बनर्जी पूरे भारतवर्ष में इकलौती ऐसी नेत्री होंगी किसी विपक्षी पार्टी की जिन्होंने प्रधानमंत्री को घुसपैठिया कहा है। घुसपैठिया कहा है। पहले तो बहिरागत शब्द का प्रयोग होता था, अब प्रधानमंत्री जैसे नेता के लिए, राष्ट्र नेता के लिए और अगर आप घुसपैठिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी खींच जो है आपको रसातल में ले जा रही है, आपकी पार्टी की कोई नीति नहीं है। पश्चिम बंगाल तो रसातल में जा चुका है। हमने यहाँ नौकरियां मांगी, आपने कहा घुगनी बेचो। हमने माँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए सुरक्षा मांगी, आपने अस्पतालों में दरिंदों का रास्ता दिखला दिया। जब यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिला, उद्योगों की यहाँ चिमनियां तरस रही हैं धुएं के लिए, उद्योगों में फैक्ट्रियों में चिमनियां नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने सुना होगा, उन्होंने यहाँ के चाय बागानों की बात की है, जूट इंडस्ट्री की बात की है, यहाँ सब कुछ रसातल में है। और 15 वर्षों के बाद में मुझे लगता है कि बंगाल की जनता एक बार जगी है। और अगर तापमान जनता का हाई है, यही कारण है कि पहले चरण में 92 नहीं, लालचंद जी कल चुनाव आयोग ने फाइनल रिपोर्ट जो दी है उसमें 93.19% बता दिया है। 93% से भी ज्यादा 93.19% चुनाव बंगाल के पहले चरण में हुए हैं। और जैसे कि क्रिकेट में एक शैली होती है कि जब कोई टीम बहुत फॉर्म में होती है और पहली पारी में, पहले इनिंग्स में अगर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है तो जाहिर तौर पर उसका असर दूसरी पारी में भी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने खुद की पारी में ठीक, आपने जिस खीज का जिक्र किया वो हमने अपने दर्शकों को विशेष रूप से दिखाया भी था कल की रैली के बारे में। सोफिया जी, जिस चीज को प्रकाश जी ने खींच का, हमने कहा कि तीखी प्रतिक्रिया भी कुछ इशारा करती है क्या? अब ये बताइए कि चुनाव प्रचार में ये तो सामान्य सी बात है कि भाई आमने सामने कार्यक्रम हो जाना, उसमें ममता दीदी ने माइक छोड़ दी, ऐसा क्यों? आखिर इतनी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दीदी क्यों दे रही हैं? एक तो वजह ये हो सकती है, मैंने भी बताया, प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मौसम वाली, इस समय मैं मौसम वाली गर्मी की बात कर रहा हूं, है ना। जो चुनाव राजनीति और चुनाव वाली और प्रचार वाली गर्मी है वो तो अलग है। लेकिन क्या ममता दीदी किसी कष्ट में हैं जिसकी वजह से इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया दे रही हैं? सोफिया जी नमस्कार, आदाब। नमस्ते। और मेरे सभी पैनलिस्ट को
देखिए, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गराबा में देखा नहीं करते। क्या बात। तो कहने का ये मतलब है कि पश्चिम बंगाल में देखिए जिस प्रकार से अभी मैंने मोदी जी की बातें सुनी, मोदी जी ने कहा कि गुंडा, वो शायद गुंडा उनको संबोधित कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में आकर हमारे गृह मंत्री ममता बनर्जी को ए ममता कान खोल के सुन लो, ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। शायद ये उन्हीं गुंडा को वो संबोधित कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आकर ममता बनर्जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया जाता है, और जहां तक गर्मी का सवाल है तो गर्मी सर्दी से ममता बनर्जी को कभी डर नहीं लगा है, क्योंकि वो कभी भी एसी रूम से मन की बात नहीं करती। ममता बनर्जी 365 दिन जो है वो जमीन की नेता है, जमीन में रहती हैं, और उनके जितने भी कर्मी और समर्थक हैं वो सब लोग ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं। ये अलग बात है कि वो पश्चिम बंगाल में उनके पास कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए तो शायद उन लोगों को बाहर से लोगों को लाकर इनका स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक और जितने भी लोग हैं, अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अब बता दीजिए ना कितने लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में इनके लिए, पश्चिम बंगाल के लोग अभी आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हम। अब वो मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, स्मृति ईरानी हो, कंगना रनावत हो, ये सारे लोग जो हैं ये सब तो कह सकते हैं ना एक पक्षी की तरह आए हैं, एक माइग्रेंट बर्ड की तरह हैं ये लोग, बरसाती मेढक की तरह हैं, जो लोग 4 मई के बाद ये कोई भी टिकने वाले नहीं, अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ममता बनर्जी ही टिकने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये कुछ क्या दिन रह गया है। अभी आज जो हमारे कैंपेनिंग का लास्ट दिन है, 2 दिन बाद फिर से दूसरे चरण का चुनाव होना है, और पश्चिम बंगाल ने पहले ही तय कर लिया है। पहले चरण में कम से कम हमने ऑलरेडी एक सेंचुरी मार दी है, 100 से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस को ऑलरेडी मिल चुका है। सोफिया मैम, दूसरे चरण में भी हम मैं एक प्रतिक्रिया देख रहा था, एक कोट कर रहा हूं, फिर मैं अनिला मैम के पास जाऊंगा और संदीप जी के पास भी। टीएमसी के एक प्रत्याशी हैं सागर दिघी से, टीएमसी के उम्मीदवार बैरन विश्वास, उनका मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं हार चुका हूं चुनाव, और उन्होंने कई सीटों का नाम लेकर कहा कि हमारे वो उस सीट पर भी हमारे साथी हार चुके हैं। ये इस तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है सोफिया मैम, तो इससे भी क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिलता है कि भाई पहले चरण में तो हमने मैदान मार लिया, अब दूसरा चरण बाकी है, उसमें भी मार देखिए नहीं इन सारी ये सब बातें देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं, ये वीडियो है मेरे पास। चुनाव में ये सारी चीजें जो है, ये सब जो घटनाएं हैं ना, वो बिल्कुल मामूली हैं, ये सब मैटर कुछ भी नहीं करता। देखिए पूरे सीटों पर जो है ना, वो चुनाव अगर लड़ रही है, हमारे लिए जो कैंडिडेट है वो सिर्फ ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा, नहीं किया, क्या किया, उनके आदर्शों पर सारे जो तृणमूल के लोग हैं वो काम करते हैं। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो कहा उसको हम फॉलो करते हैं, बाकी किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उस पर हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक, लेकिन ये आपके मतलब टीएमसी के प्रत्याशी की बात मैं कह रहा हूं। ठीक, टीएमसी के प्रत्याशी की, उम्मीदवार की बात कह रहा था मैं, नाम भी ले रहा हूं, बैरन विश्वास नाम है उनका, सागर दिघी से प्रत्याशी हैं, मैं नाम भी ले रहा हूं। हाँ अनिला मैम, अनिला जी ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार बार एक चीज को दोहरा रहे हैं, उल्टा करके उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ठीक, अब सोफिया जी का कहना है कि भाई गुंडागर्दी तो ये इस तरह का बयान दे करके की जा रही है, ममता बनर्जी कर रही है केस कर देंगे इस तरह के बयान पर, तो आखिर वहां पश्चिम बंगाल में गुंडा कौन? अनिला जी मेरी सभी को राम राम। और मैंने देखा कि प्रभात जी ने भी और सोफिया जी ने भी, इन लोगों ने शेर और शायरी और गानों की लाइन से शुरुआत करी है, तो मैं भी कर देती हूँ। मिलेगी मंजिल हमी को, मिलेगी मंजिल हमी को, ये हमारा विश्वास है, ये बंगाल की मिट्टी है साहब, यहाँ पर हर दिल में इनकलाब है। क्या बात, तो क्या बात। देखिए सब लोग तारीफ कर रहे हैं जी। शुक्रिया। देखिए मैं एक चीज जानती हूँ कि बंगाल अब बदलाव चाह रहा है, चेंज फॉर गुड जिसको बोलते हैं। बंगाल की भूमि हमेशा से क्रांति की भूमि रही है। आज अब हम जो 29 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव भी देखेंगे, तो उसमें लाखों माताएं, बहनें, युवा, श्रमिक, किसान, उद्योगपति जो कि प्रताड़ित हैं ममता राज से, वो वोट कर रहे हैं बदलाव के लिए। अब प्रताड़ित क्यों है? क्योंकि गुंडा राज, कातिल राज वहां पे चलता है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं बोला, वो गुस्से में बोला है, वो क्रोध में बोला है। बंगाल जो है क्रांति की भूमि रही है। बंगाल जो है इस बात को प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, गुंडागर्दी वाली बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी।
जी बिल्कुल। जो ये बात हो रही है ना, पीएम साहब बोल रहे हैं, एचएम साहब बोल रहे हैं, हमारा हर एक नेता जो बंगाल की भूमि पर उतरा हुआ है वो यही बात कह रहा है। वो क्रोध और दुख के साथ कह रहा है कि भाई जो क्रांति की भूमि रही है, जो सांस्कृतिक भूमि रही है, वहां पर इस प्रकार का जो हिंसा, जो तुष्टीकरण का राज चल रहा है, काटल राज चल रहा है, उसकी समाप्ति होनी चाहिए। एंड ग्लोरी ऑफ द वेस्ट बंगाल शुड बी रिटेन बैक। और वो कौन कर सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरीके आपको लगता है कि परिवर्तन होबे? संदीप जी परिवर्तन होबे कि ना होबे? राहुल गांधी जी ने भी जो अभी वीडियो जारी किया था और जो अधीर दादा के बयान आ रहे हैं उसमें तो राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता बना दिया ममता जी ने, और अधीर दादा कह रहे हैं इतनी जबरदस्त वोटिंग तो सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ ही है। दोनों ने एक तरह से स्वीकार कर लिया। देखिए सर, दोनों सत्ता पक्ष के हैं, एक राज्य में है, एक केंद्र में है, और ये दोनों पार्टियों का नकारापन है कि आज आप बंगाल के चुनाव में देखिए कोई पार्टी मुद्दे की बात नहीं करेगी। अभी कुछ दिन पहले यही अनिला जी एक स्टूडियो में हमारे साथ गंगा नदी में जो है मांस के हड्डियों के टुकड़े फेंके जाने पर डिबेट में थी, खूब गाली गलौज कर रही थी। अब तो मोदी जी एक हाथ में मछली लेके टहल रहे हैं। आसाम से गौमांस लेकर एक मुख्यमंत्री पहुंचा है। अरुणाचल प्रदेश वाला और गाय का मांस कह रहा है हम तो खाते हैं, देखो आप भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो दीदी ये जरा बताइए कि वो गौ माता वाला प्रेमुआ आपका ये राज्य वाइज जगता है या हरदम जगता रहता है? जरा आप जगाइए और ये बताइए कि ये जो बयानबाजी हो रही है, गौ माता वाला तो योगी जी कह रहे हैं। अब सुनिए ना, अच्छा कहने से नहीं सर ना, 1 किलो ज्यादा जो है मांस खा जाएंगे, हम 2 किलो मछली खाते हैं। तेजस्वी जो है खा लिए तो बहुत बुरा हो गया, मंगलवार का दिन खींच लगाए। एक अनुराग ठाकुर जी आते हैं हिमाचल हो गया मांस मछली। अब सवाल पर आ जाइए, ना मांस मछली ना झालमुड़ी, सवाल पर आइए। सर वही झालमुड़ी पे आ रहे थे। हाँ, झालमुड़ी पर भी आइएगा। हाँ सर, हाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री बताइए, अरे 12 साल सत्ता में रहे, अरे बताओ पश्चिम बंगाल में किया क्या? झालमुड़ी खाने से वोट ले लोगे? कितना मूर्ख बनाओगे भाई? ये बताओ आप जहां राज्यों में सरकार आपने बनाई तो ममता बनर्जी ने रास्ता कैसे साफ कर दिया बीजेपी के लिए, ये तो बताइए। राहुल जी जो बता रहे हैं, उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, हाँ जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया ममता जी ने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा उन्होंने दिया पश्चिम बंगाल में। उस तरीके की हिमायू कभी किसका बनाया हुआ है? आपने बढ़ाया ना। आज वो तांडव कर रहा है उसी बंगाल में। जो मुद्दे थे, अभी महिला अस्मिता की बात आ रही थी कि महिला ये अभी हमारे सर कह रहे थे। सर पत्रकार महोदय, हाथ जोड़ के एक निवेदन है, आपके बगल का एक राज्य है आसाम। आसाम में महिलाओं पर अत्याचार 1 लाख पर यूरिस क्या है? एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए। आसाम में 166 तो मतलब मुद्दा खत्म हो गया। अरे सरकार है ना, मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ। ये ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद लौटता हूं। पश्चिम बंगाल में 80 1 लाख पे 80 महिलाओं पर अत्याचार होता है। ठीक है, डेटा रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसकी पड़ताल करेंगे। हालांकि आपने मेरे सवाल का वैसा जवाब दिया नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मैं और लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बाकी सबके पास जाएंगे। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और आज बड़ी बहस के दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी, दूसरा चरण किसके नाम होने वाला है? संदीप त्रिपाठी जी की कुछ बात अधूरी रह गई थी, इसलिए फिर से संदीप त्रिपाठी जी के पास मैं चलूंगा। अभी संदीप जी बात पूरी कीजिए और जरा उस चीज को जरा कंप्लीट कीजिएगा कि राहुल जी को और अधीर रंजन जी को क्यों कुछ और दिखाई पड़ने लगा अभी से ही, पहले चरण के बाद से ही? नहीं, पहले चरण से नहीं सर, अब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आपके चैनल पे मैं बहुत दिन से बैठ रहा हूँ, लगभग जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसके आसपास रिजल्ट आते हैं।
अच्छा, मैं ये अभी कह एक रहा बार हूं फिर कि से कर दीजिए, दोहरा दीजिए फिर से। हाँ सर, 5 से 7% वोट कांग्रेस का इस चुनाव में रहेगा सर। ठीक है, अभी से अच्छी बात लिखकर है, रख ये लीजिए। ईमानदारी वाली बात है। 5 से 7% वोट रहेगा, जो कि अगली सीट? बार 2.9% था। सीट उससे हम बढ़ेंगे, पहली चीज। और सीट? वो वोट कटेगा किसका? भारतीय जनता पार्टी का जो 38% का वोट था, वो उसमें से लेस होगा। उसका अच्छा। कारण आप समझिए, मैं वो भी बता देता हूँ सर। वो दूसरे राउंड में बता दूंगा, लेकिन जो अभी मुख्य बात है, अभी आप मोदी जी का भाषण दिखा रहे थे सर, वो आजादी, इनसे आजादी, उनसे आजादी, ये आजादी कर रहे थे ना सर। जब यही कन्हैया कुमार जी कहते थे तो ये देशद्रोही उनको कहते थे। हम जब यही आजादी का कहते थे कि इनके मनुवाद से हमें आजादी चाहिए, इनके भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, तो हमको अर्बन नक्सली कहते थे और वामपंथी कहते थे। क्या मोदी जी अब वामपंथी बन गए क्या भैया? अब नारा चुराना पड़ रहा है, माटी मानुस। आप और ये वो नारा कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट परसेंट कम होगा? संदीप जी, अनिला मैम, क्या बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होगा? लोग कितना चोरी करिएगा भाई? कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी का जो कांटा से निकल कर आया पश्चिम बंगाल में, उसका नाम अनिला जी, और पार्टी का नेता है। मैं बोल रही हूँ, पर इनको नेता चुराइएगा, नीति चुराइएगा, नारा चुराइएगा, चुट्टे लोग चोरी कर काम चलाइएगा। बताइएगा हमारी पार्टी इतनी बड़ी है भाई। संदीप जी, आप शब्द बोल के क्या हासिल होगा? आप शब्द बोल के कुछ हासिल नहीं होगा संदीप भाई। नहीं सर, चट्टे लोग, मैं तर्कों के साथ कह रहा हूँ ना सर। माटी मानुस, मोदी जी आज हर जगह कह रहे हैं नारा। ये टीएमसी का नारा है, आपको चुराने की जरूरत पड़ी ना। मैं कहता हूँ शब्दों की मर्यादा रखिए, जितना हमला करना है कीजिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। आज चिल्ला रहे हो, नारा चुराया आपने। आज आपके पास अनिला, लेकिन किस आधार पर, अनिला जी किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का वोट कम होगा? ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी ये बोला कि इन्होंने कहा गंगा के ऊपर मैं इनके साथ डिबेट कर रहा था, गाली गलौज कर रही थी। सबसे पहली बात, इनके लिए गंगा होंगी, मेरे लिए माँ गंगा है। और माँ गंगा की अस्मिता को लेकर अगर हम कुछ बोलते हैं या मैं सनातन के गौरव के ऊपर कुछ बोलती हूँ तो इनको गालियां लगती हैं, क्योंकि मेरा डिबेट करने का तरीका सबको अच्छी तरीके से बताए। मैं गाली गलौज नहीं करती हूँ। आपके चैनल पर बैठ के इन्होंने अभी गाली गलौज करी है। तो चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर जो जिस मानसिकता का होता है उसको वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। ये वही राहुल गांधी है। बात करें 5-6% लालचंद जी ने चुप करा दिया। मैं सत्ताधारी सरकार में सत्ताधारी सरकार है, मैं उस राजनीतिक दल की प्रवक्ता हूं। बंगाल में हम मजबूती से लड़ रहे हैं, मैं अपनी बात रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? अगर रख सकती हूँ तो चुप कराइए। संदीप जी, आपने कहां से कहां जोड़ दिया? बंगाल से बनारस की घटना को जोड़ दिया, जहां पर कि गंगा नदी में चिकन खाकर फेंकने वाली घटना हुई थी, उससे जोड़ दिया। बनारस की बात कर लेते हैं। मोदी जी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आप अनिला जी का जवाब सुन लीजिए। आप म्यूट कर दीजिए, अनिला जी का जवाब सुन लीजिए, जो आपने बात उठाई। करवाते हैं जहाँ पे चिल्लम चिल्ली शोर शराबा हो। मैं ये आशा करती हूँ संदीप जी, अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं। अनिला जी जवाब देना, अनिला मैम जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति होती है। ये इनका नेता करता है, ये इनका नेता करता है। अभी इन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया? करता है, महिलाओं की पीठ पर खंजर भोंका। महिलाएं तुम्हें अगले साल से या 29 से पार्लियामेंट और असेंबली में महिला नहीं है। स्मृति ईरानी खत्म हो गई, चुनाव हार गए, साइडलाइन कर दिया, वो महिला नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, जैसे कि हमने 60 वर्ष में नहीं होने दिया, आगे भी जल्द नहीं होने देंगे। गुजरात से एक आदमी आके पैसे के दम पर कर जाता है। ये बोलते 5 से 6% है। पिछली बार 2.5% वोट लेकर कांग्रेस बैठी हुई थी और इस बार 1% से भी डाउन जाएगा, पॉइंट्स में इनका जाएगा। ठीक, आप लिख के रख लीजिए। इंडिविजुअल नाम लेने से कोई फायदा नहीं। 5 नाम दूसरी तरफ से भी निकल आएंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग कारणों से। छोड़ दीजिए उसको, उस चीज को छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं हमारा 5 से 6% का वोट परसेंटेज आएगा, 2.5% इनके 2। अच्छा ठीक है, मैं वोट परसेंट पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेता हूं। एक ऑनेस्ट ओपिनियन प्रकाश जी का, प्रकाश चंदेलिया जी को सुनिए। आप सभी लोग वोट परसेंटेज पर प्रकाश चंदेलिया जी को सुनिए। प्रकाश सर, पिछली बार का डेटा क्या क्या था सर? 46 और 38 यही था ना? 46 और 38
हाँ ठीक है। हाँ, इस हाँ, बार बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार संदीप जी 48, कह हाँ। रहे हैं कि 5-7% कांग्रेस को आएगा और वो बीजेपी का कम होगा। 48 और 38। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के आपकी पार्टी को कितने वोट मिले थे जरा सुन लीजिए कान खोल करके। ठीक है। 18,27,169, 7,66,00,000 मतदाता बंगाल में थे और आपकी पार्टी को मिले सिर्फ 18,27,000। ये भी बताइए ना। तो ये करीब करीब 2.5% बैठता है प्रकाश सर। चलिए 3% के अंदर है, 2-2.5% के आसपास। ठीक है। जी 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 जी। और तृणमूल को मिले थे 2,69,68,281 और बीजेपी को मिले थे 2,29,5,474। भाई साहब मुझे ये बता दीजिए कि आप कितनी सीटों पे लड़े वो छोड़िए, कितने वोट लीजिए मैं उस पर भी आप पर दया कर देता हूं। आप ये बता दें कि आपने कितनी सीटें जीती थी और आपने अभी जो कहा कि आप 5% 7% वोट लेकर आएंगे, भाई साहब अपना पद संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपके इसी बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार है वो पिछले दिनों दूरदर्शन के कलकत्ता दूरदर्शन भवन में कार्निवल में हमारे साथ में थे और उन्होंने तो सरकार बनाने तक का दावा कर दिया था भाई साहब। अब आप कह रहे हैं 5% 7% उन्हीं की, आप अपनी पार्टी की सरकार गिरा रहे हैं। आप जरा संभल करके बोलिए संदीप जी, हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है, आपको अपनी पार्टी के नेता जो है वो भारी पड़ जाएंगे। बहरहाल मैं जरा काम की बात कर लेता हूं। अभी सोफिया मैडम कलकत्ता की हैं और अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर सुनाया कि गिरेबा में देखा नहीं करते, ऐसा कुछ उन्होंने कहा दूसरों के लिए। सोफिया मैडम को गिरेबा देखने की बात ठीक है, सभी पार्टियों को अपना गिरेबा देखना चाहिए और बड़ी गंभीरता के साथ। देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, आप सहमत मेरी बात से हो या ना हो, लेकिन गिरेबा में हर पार्टी को देखना चाहिए। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हारने के बाद भी अपना गिरेबा नहीं देखती और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो अपनी हार पर भी मंथन करती है और जीत पर भी मंथन करती है कि हमारी जीत के क्या कारण है। उन बिंदुओं पर प्रकाश डालती है, चिंतन करती है बारीकी से और ग्रास रूट में जाकर के काम करती है, तब जाके आज पूरे देश में 20 से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। और लालचंद जी आपने जिस बाइडेन विश्वास का हवाला दिया, भाई साहब वो सिर्फ तृणमूल का नेता नहीं है, वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। अच्छा सिटिंग एमएलए है, वो भी कह रहा है कि इस बार हार जाऊंगा। अच्छा वो सागर दीघी का एमएलए है जो कांग्रेस से जीता था, कांग्रेस से हार करके तृणमूल में आ गया था। अच्छा, और कुछ दिन पहले उसने अधीर चौधरी से माफी मांगी थी कि भैया मैं तृणमूल में आ गया, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, अधीर चौधरी आप हमारे गुरु हैं। लेकिन प्रकाश दा वो ये भी कह रहे हैं कि आसपास के भी कुछ उम्मीदवारों का नाम ले रहे हैं कि वो भी हार रहा है, वो भी हार रहा है। जी जी बिल्कुल, 3 और फरक्का भी है और 2 सीटें और है, उसका उन्होंने नाम लिया। और उससे भी बड़ा एक नेता है तृणमूल का, सोफिया मैडम को मालूम है, वीरभूम का कद्दावर नेता, दबंग नेता, गाली गलौज करने वाला नेता, लेकिन ममता बनर्जी के कलेजे में बैठा हुआ नेता अनुव्रत मंडल। उसने मतदान के दिन 23 अनुव्रत मंडल की भी एक प्रतिक्रिया मैंने देखी है। अजय लालचंद जी, अनुव्रत मंडल जिस दिन मतदान हो रहा था 2 बजे के पहले मतदान के प्रतिशत को देख के इतने उत्साहित थे कि उन्होंने कहा था कि 125 से 130 सीटें हम चुनाव में पहले चरण में ले रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन वही अनुव्रत मंडल कहते हैं कि हमारी 15-16 सीटें आएगी या नहीं आएगी इसमें भी संदेह है। तो ये तो सब सोफिया जी की प्रतिक्रिया। सोफिया जी बताइए, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह टीएमसी के नेताओं के खुद के बयान आ रहे हैं, उसमें तो ये सवाल उठता है कि भाई कहीं ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये टीएमसी के लिए खतरा तो नहीं है? देखिए यहाँ वहां की बात ना करके अगर हम बयानों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर हमारे प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, गृह मंत्री कहते हैं कि लटका दिया जाएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाकर टीएमसी के जितने भी समर्थक हैं जाकर अभी अपने आप को जेल में बंद कर लो, वरना हमारी आने वाली 4 तारीख को अगर हमारी सरकार आती है तो पता नहीं क्या समर्थक नहीं टीएमसी करते हैं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के 80% लोगों को, अब उसको आप जनता कहिए या टीएमसी के समर्थक कहिए, अब ये सारे लोगों को उल्टा करके ये लटकाएंगे, लेकिन ऐसा दिन तो आएगा नहीं ना, ये तो तब लटकाएंगे जब इनकी सरकार बनेगी। लेकिन दोनों को मिला दें हम लोग, टीएमसी के समर्थक कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो गुंडे नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी, लाल जी सुन लीजिए, 10-20 सेकंड दीजिएगा। महिलाओं की जब बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा सदन में हमारे लोकसभा में कौन है? तृणमूल की महिलाएं हैं। 12 सीटें हमारी हैं, 38% है। ये आरक्षण की बात करते हैं, अभी अनिला जी कह रही थी कि विपक्ष ने आरक्षण रोक दिया। अरे भाई ये पूरे देश ने देखा है कि आरक्षण के नाम पे आप समीकरण प्रकाश जी आरक्षण मुद्दा है कि नहीं? आप क्या करना चाहते थे? देखिए महिलाओं की बात मत कीजिए, महिलाओं को अगर आपको सीटें देनी होती तो आज सदन में 3 में से 1 महिला जो है वो महिला होती। आरक्षण मुद्दा है प्रकाश जी, आपने इंतजार किया। आरक्षण देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर 2014 से बहुमत के साथ सरकार में ममता बनर्जी को बहुत
अच्छा मौका मिला था। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए ममता बनर्जी को बहुत अच्छा मौका मिला था, उन्होंने गंवा दिया है। ममता बनर्जी अगर महिलाओं की पक्षधर होती तो महिला बिल का, आरक्षण बिल का समर्थन करती, बहुत गोल्डन मोमेंट उन्होंने गंवा दिया है। ममता बनर्जी ने कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार देकर महिलाओं को सशक्त किया है, और ये सशक्तिकरण यहाँ नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डंका बज रहा है। तो यहाँ इसी लक्ष्मी भंडार के एवज में संदेश खाली में इनके पार्टी के नेता शेख शाहजहां महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, पार्टी के ऑफिस में बुला करके। दुर्गापुर और 130 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, टोटल 230 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है, और बहुत ज्यादा गहरा। अच्छा, वो तो सीटें कितनी आ रही है वो तो बाद में, सीटें कितनी आ रही है वो तो आ जाएंगी, 4 मई को सीटें आ जाएंगी, 4 मई को सीटें आ जाएंगी, 4 मई को सीटें आएंगी। लेकिन अनिला जी और गृह मंत्री गुंडाई भाषा कर रहे हैं, तो अनिला जी सोफिया जी का कहना है कि महिला आरक्षण को लेकर के तो हम टीएमसी पहले से चैंपियन है, बीजेपी हमको क्या सिखाएगी। अनिला जी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी से 31 हैं, 31 हैं, आप कितनी हैं ये देख लीजिए। तो मतलब चुनौती ना करें। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने सुन लीजिए साधारण बैकग्राउंड से आई हुई आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति है, जिसका मजाक आप लोगों ने और आपके अलाइड पार्टनर्स ने बनाया था, वो आज राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं। भारतीय जनता पार्टी वो है। सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर, ये सब किसने दिए महिलाओं में? भाई गिनाऊं क्या कार्यक्रम? आपके लोग जब सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं, आपके लोग महिला सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं, आपके लोग कुछ भी जो आता है वो बोलती है, सुनिए जो आता है वो बोलती है। आपके लोग किसानों के नेतृत्व को पूरी मानत करते हैं। अरे बुलडोजर इन पर चलता है, जो गैर कानूनी काम करते हैं, अपराध में लिप्त हैं, गलत तरीके से भवन निर्माण। महिलाओं से जुड़ा एक और मुद्दा है आरक्षण और सुरक्षा के अलावा एक मुद्दा और है, 1500 बनाम 3000 का, 1500 बनाम 3000 का भी मुद्दा है। सोफिया जी दिल्ली वाला 3000, दिल्ली वाला 3000, पश्चिमी बंगाल को सभ्यता के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो बात दूसरी है। सुन लीजिए कान खोल के, संदेश खाली या मेडिकल कॉलेज के जो बलात्कारी हैं उन लोगों के साथ आपकी नेता खड़ी हुई। ममता बनर्जी ने विश्वास कायम किया है ना, चुनावी लक्ष्मी भंडार हम नहीं दे रहे हैं, चुनावी 1500 नहीं दे रहे हैं हम लोग। ऐसे मुख्यमंत्री महिलाओं को चुनावी 3000 रुपए नहीं चाहिए, ऊपर 3000 चुनावी जुमला नहीं चाहिए। हमारी महिलाएं सशक्त, महिलाओं को कितना चाहिए? 1500 या 3000? भारतीय जनता पार्टी 1500 चाहिए या 3000? संदीप जी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बस महिलाओं का मामला है, सुरक्षा का है, आरक्षण का है, और महिलाओं को सहायता का मामला है, ये तो बात है। 3000 का चूरन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं बंगाल की महिलाएं क्या कहती हैं। निकलता है तो दुर्गा माँ का विसर्जन रोक देती हैं। ये वो मुख्यमंत्री है। कहाँ बैठी है? पश्चिमी बंगाल को इस प्रकार की मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सनातन का गौरव वापस चाहिए, विकास की राह चाहिए। दुर्गा पूजा देखने के लिए अंतर्राष्ट्र से लोग आते हैं, देशों से आते हैं, लेकिन विसर्जन भी रोकी जाती है, ये भी बात सच है। विसर्जन में कई बार बाधा पड़ती है। सोफिया जी ये स्वीकार कीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, आप सब लोग बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर संदीप जी के पास चलेंगे। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत गर्मा गर्म बहस, और खासतौर पर महिलाओं के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी उस समय कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं सीधे संदीप त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। संदीप जी,
आप जरूर अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, जो मतलब जो कम पर है उसको कोई डर नहीं है। क्या कांग्रेस उस अवस्था को पश्चिम बंगाल में एंजॉय कर रही है संदीप जी? नहीं, देखिए सर, कम पे भारतीय जनता पार्टी रही है, 2 सीटों से यहाँ तक का सफर हाँ, तय किया है। बेशक और ये तो बात है। जी, तो ये राजनीति में ये कहना कि ये डाउनफॉल पे है, अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं था, वो कैसे आ गए दिल्ली में, कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में इस तरीके की बातें अतिशयोक्ति होगी। दूसरी चीज सर, अभी आंकड़ों और महिलाओं की बात हो रही थी, 2 चीजें मैं क्लियर कर दूं। भारतीय जनता वो पार्टी है, जब ये स्कीमें अन्य राजनीतिक दल लेके आ रहे थे तो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि उन्होंने घर पे भी मान सम्मान बढ़ाया है महिलाओं, अपने घर के महिलाओं का मान सम्मान इतना बढ़ाया है कि पूरा देश विश्व में नाम लेने में डर लगता है कि भाई बताना पड़ता है, कितने दिन तो ये बताना पड़ा कि भाई हम कुंवारे हैं। तो ये इतना मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। महिला का नाम ले रहे हैं, उन महिला के हवाले से कुछ आप बता सकते हैं? उन्होंने कुछ बोला किसी का नाम, मैंने सर किसी का नाम नहीं लिया, पहली चीज। नहीं, आप नाम ले लीजिए ना। आप अगर प्रधानमंत्री की पत्नी की बात कर रहे हैं तो नाम ले लीजिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उनकी पत्नी ने कभी कुछ शिकायत की हो, कहीं पर कुछ बोला हो, तो उसका हवाला दे दीजिए। लालचंद जी, अगर आप ये कह रहे हैं, आपसे बड़ा चैनल मुझे नहीं लगता है कि आज भी भारत का कोई सबसे बड़ा चैनल होगा। अगर मेरा मानना है तो वो डीडी न्यूज है। बेशक हम और आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ, सारा खर्च में सर सारा खर्च मेरा। हम गुजरात के 19 जिले में काम किए हैं और संयोगवश में दूर से उनसे मुलाकात और सारी यथास्थिति से वाकिफ हूं, जमीनी। तो आप चलते हैं और लाइव रिपोर्टिंग हो जाती है। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अरे साहब, रिएक्शन लेकर उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। जब वो कुछ नहीं बोल रही है तो आप लोग क्यों बार बार इस चीज को लेकर आते हैं? सर, रिएक्शन ले कौन रहा है उनका? तकलीफ तो यही है ना। अच्छा, इतने लोग ना जाने क्या से क्या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, चैनल पर बोल रहे हैं, अखबारों में, और उनकी प्रतिक्रिया कोई नहीं ले पा रहा है। गजब। चलिए, कोई बात नहीं, मुद्दे पर लौट आइए। लाइव चलेंगे तो पता चलेगा किस मुद्दे पर लौट आइए। पश्चिम बंगाल पर लौट आइए। पश्चिम बंगाल पर लौट नहीं सकते, ये देश को पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल पर लौटिए, गुजरात एकदम दूसरे छोर पर है। हाँ सर, तो सर महिलाओं की अगर ये बात कर रहे हैं, अभी हमारे सर ने कहा, जो कि अभी उन्होंने कहा कि हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जरा ये बताइए कि महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो गया, तो ममता बनर्जी ने कौन सा मौका गंवा दिया? जब ऑलरेडी महिला आरक्षण पास है तो मौका ममता बनर्जी ने गंवा दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया कि इनको 24 में ही मिल जाना चाहिए था। महिलाओं को जितनी सीटें हैं ना, आज हमारे घर में 10 रुपए है, अनिला जी जवाब देंगी। उनमें से हम 3 रुपए दे नहीं पा रहे हैं। हम कमाएंगे तो देंगे, अरे कमाएंगे तो देंगे नहीं, जो खाए उसमें से आप कितना दे रहे हैं बताइए। यहाँ बैठकर ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हैं। इस पार्टी कितनी कंफ्यूज है। क्या प्रशंसा करने लायक है तो मोदी जी की प्रशंसा कर देता हूँ। मोदी जी बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, दिन में 3 बार कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा उनका ड्रेस उनका बहुत बढ़िया है। उनका जो ड्रेस डिजाइनर है वो बहुत बढ़िया है। वो बढ़िया वाले क्रीम निकाल लगाते हैं, पहले काले थे अब गोरे हो गए। ठीक है। महिलाओं के जो तीनों मुद्दे हैं, आरक्षण, सुरक्षा और आर्थिक सहायता, ये 3 प्रमुख मुद्दे महिलाओं के हैं। रोजगार वगैरह भी उसमें आकर के जुड़ता है। मैं अब प्रकाश चंदेलिया जी के पास मैं फाइनल, अभी जुड़े रहिएगा, अभी फाइनल राउंड में प्रकाश जी कुछ बातें बताने वाले हैं, दूसरे चरण में होगा क्या। प्रकाश सर, ये बात तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर पिछले डेटा को उठाइए तो दूसरे चरण के 142 सीटों में टीएमसी बहुत मजबूत है। सिर्फ मजबूत कहना काफी नहीं है, बहुत मजबूत है। अब सवाल ये है कि इस चरण में टीएमसी को टक्कर देने के लिए प्रकाश सर, बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या बीजेपी इस लाइन पर काम कर रही है?
लालचंद जी, पिछले आंकड़ों के हिसाब से आप तृणमूल को मजबूत कह रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का संशोधन हो चुका है, शुद्धिकरण हो चुका है, और शुद्धिकरण के कारण ही शुद्ध मतदाताओं ने पहले चरण में बंपर मतदान किया है और दूसरे चरण में मतदान होगा। अगर ममता बनर्जी का इतना कॉन्फिडेंस रहा होता तो वो इतना डिफेंसिव गेम नहीं खेलती, विक्टिम कार्ड नहीं खेलती, जो भवानीपुर में कल दिखाई पड़ा है। आप दक्षिण 24 परगना में देखिए, जो दक्षिण 24 परगना में जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद चुने गए थे, भाई साहब वहां की सीट पर वो चुनाव का मामला जो कोर्ट में चल रहा है, उस मामले का अगर सही तरीके से सुनवाई लगातार और नियमित हो तो आपको सच में पता चल जाएगा कि वहां पर चुनाव हुआ ही नहीं था। दक्षिण 24 परगना में अल्पसंख्यक मतदाताओं को भ्रमित करके तृणमूल पार्टी ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी के माध्यम से सामान्य मतदाताओं को वोट तक नहीं देने दिया, उसके कारण इनकी सीटें बढ़ी थी। इस चुनाव में सुरक्षा जो प्रबंध किए गए हैं उसके कारण तृणमूल की नींद उड़ी हुई है। आज सुरक्षा प्रबंध के कारण बंगाल के पहले चरण में हिंसा कम हुई है। और आपको याद होगा लालचंद जी की पिछले चुनाव में 2021 में प्री पोल वायलेंस में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 6000 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें बीजेपी का एक एमएलए भी एक पेड़ के ऊपर से लटकता हुआ पाया गया था। आज इस चुनाव में सैल्यूट करना चाहिए सुरक्षा प्रबंध को और चुनाव आयोग को कि जिन्होंने सुरक्षा के इतने पुख्ता प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल तो वो राज्य है जहां पर कि सैकड़ों लोग पंचायत में अपना नामांकन तक नहीं कर पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री ने वहां की एक विशेष काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो मंदिर है ना, काली मंदिर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, ये प्राचीन मंदिरों में से एक है। जो एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है वो तो है ही सबसे प्रसिद्ध, ये मंदिर भी